है गाइस, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है फ्रांस की क्रांति यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड इन 1789। फ्रेंच रेवोल्यूशन मेनली 5 पार्ट्स में डिवाइड्स है। पहला है फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत से पहले इसका क्या बैकग्राउंड था, फिर इसकी प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति, और फ्रांस की क्रांति 3 पार्ट्स में हुई थी। तो क्रांति के चरण 1, 2, 3 और नेपोलियन बोनापार्ट, और उसके बाद वाटरलू के बाद कैसे फिनिश आउट हुआ। तो ये मेनली हम फ्रांस की क्रांति में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से, जिसके फर्स्ट पार्ट का अंदर आता है स्टेटस जनरल। स्टेटस जनरल में स्टेटस जनरल क्या था? स्टेटस जनरल जैसे हमारे संसद होती है, वैसे स्टेटस जनरल राजा को कंट्रोल करने के लिए एक संस्था बनाई गई थी। इस स्टेटस जनरल के 3 पार्ट थे। पहला पार्ट था पादरी, दूसरा पार्ट था कुलीन वर्ग, और तीसरा साधारण। अब जो स्टेटस जनरल यानी कि जो उस टाइम की संसद थी, उसके अंदर इन तीनों के एक एक वोट डलते थे। एक वोट और एक वोट, और इन वोटों के अंदर जो बहुमत होता था उसके हिसाब से निर्णय लेकर कानून या कुछ व्यवस्था बनाई जाती थी। फ्रांस की क्रांति का एक सबसे इम्पोर्टेंट नारा जो था वो हमें याद रखना है, कौन सी क्रांति से रिलेटेड है, कभी आ जाता है क्वेश्चन। तो वो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये नारा किसने दिया था? आगे हमारे चैप्टर में आएगा कि ये रूसो ने दिया था, जो इस क्रांति का मेन नारा बन गया। इसे अगर हम देखें तो एक्वालिते, फर्तलीते और लिबर्टे। इसे फ्रेंच के अंदर थोड़ा हम बोले तो इसे ऐसे कहते हैं। तो फिर हम शुरुआत करते हैं इसके बाद वहाँ के राजा से। वहाँ के 3 राजा हुए, जिससे हम शुरुआत करते हैं लुईस 14। स्टेटस जनरल हमारा क्लियर है, देन आता है लुईस 14। लुई 14 का कार्यकाल 1643 से लेकर 1715। लुई 14 जो यहाँ के राजा थे वो बुर्बो वंश इस वंश से संबंधित थे। इस लुई 14 ने कहा था, मैं ही राज्य हूं। वह खुद को सूर्य का प्रतीक मानता था। फ्रांस के वर्साई के महल, वर्साई नाम सुना होगा, वर्साई पर इसका निजी आवास था। वर्साई इंपॉर्टेंट है, आगे आएगा अभी। इसके कार्यकाल के अंदर निजी आवास और बड़े महलों का निर्माण हुआ, जिसके कारण जो इकोनॉमिक स्थिति थी वो बिगड़ने लगी और राज्य का भंडारा खत्म हो गया। उसके बाद आया लुई 15। लुई 15 1715 से 1774 तक। लुई 15 के काल में जो सप्तवर्षीय युद्ध था, ये युद्ध लड़ा गया, जिसमें फ्रांस हारा। इसकी वजह से फ्रांस की स्थिति और भी खराब हो गई। इस लुई ने एक नारा दिया था कि मेरे मरने के बाद प्रलय होगी, मेरे मरने के बाद प्रलय होगी। ऊपर ने क्या, इसने 14 ने क्या किया था, मैं ही राज्य हूँ, और इसने क्या किया, मेरे मरने के बाद प्रलय होगी। इसके टाइम भी कोई योग्य व्यक्ति नहीं थे इस गवर्नमेंट के अंदर, और
कहते हैं कि इसकी जो सरकार थी वो एक महिलाओं से घिरी हुई थी या महिलाओं के अंडर में थी, इसलिए इसकी सरकार को पेटीकोट सरकार भी कहते हैं, पेटीकोट सरकार। स्टेटस जनरल लुई 14-15। अब आता है हमारा लुई 16। लुई 16 ही मेन था जिसके कार्यकाल में क्रांति शुरू हुई। तो ये करीबन 1774 से लेकर 1793 तक रहा। इसका एक डायलॉग था, इसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है, मेरी इच्छा ही कानून है। इसकी एक रानी थी जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमार थी, जिसका नाम था मैरी अत्वानेत। इस अत्वानेत रानी का ध्यान रखना, ऑस्ट्रिया जिससे इसका युद्ध भी होता है, मित्र भी बनता है, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी का लुई 16 पर काफ़ी इफेक्ट था। इसी काल में क्रांति शुरू हुई। अभी हमने पहले पढ़ा था स्टेटस जनरल। स्टेटस जनरल की जो सभा थी, इसकी शुरुआत जो हुई थी 1302 में हुई थी और हमारे पास अभी आ गया 1793। ठीक है, 1302 से लेकर स्टेटस जनरल की एक भी और ये हुई थी लुई 7 के काल में। तब से लेकर 1793 तक, सॉरी 1614 तक कोई भी इसका अधिवेशन नहीं बुलाया गया था। तो लुई 16 के टाइम ये कंप्लीट होता है। अब आता है समाज के वर्ग। तो इस टाइम समाज के जो 3 वर्ग थे उनकी हम बात करेंगे, कौन कौन से वर्ग थे और क्यों वो डेवलप हुए। वर्ग देखे तो 3 वर्ग थे। पहला था फर्स्ट स्टेट, फिर सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। इसमें जो आते थे वो थे क्लर्जी। क्लर्जी वर्ग में हम कह सकते हैं धर्माधिकारी, जो धर्म के अधिकारी आरक्षक जिनको बोलते हैं, या जो पॉप टाइप के व्यक्ति हुए वो। इसमें आते थे नेवल्स यानी कि सामंत, और थर्ड में आते थे कॉमनर्स, कॉमन यानी सामान्य वर्ग। सामान्य वर्ग के अंदर 2 आते थे, एक तो आगे किसान और एक आगे बुर्जुआ वर्ग। बुर्जुआ वर्ग जो पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग थे। अब फ्रांस के अंदर जब कानून बनता था तो एक और एक, इन तीनों वर्गों में से किसी 2 या इन दोनों की कानून की इन दोनों के वोटों की आवश्यकता पड़ती थी। ठीक है, तो ये इनका समाज के जो 3 वर्ग थे, समाज के वर्ग थे। अब हम बात करते हैं तो इस टाइम फ्रांस की गवर्नमेंट जब उसका इकोनॉमिकली इतना वीक हो गया तो उन्होंने टैक्स लगानी शुरू कर दी। तो टैक्स कौन कौन से लगे थे? तो पहला था क्लर्जी, CLER, क्लर्जी, कलजी। ये जो टैक्स था,
क्लर्जी नहीं, ये क्लर्जी जो वर्ग था, ये क्लर्जी वर्ग कोई भी प्रकार का टैक्स नहीं देता था। और सेकंड आते हैं सामंत या नेबल्स। नेबल्स जो थे ये आंशिक रूप से कर देते थे। इनका मुख्य काम जो होता था वो शिकार करना प्लस मछली पकड़ना। इनका इन पर विशेषाधिकार था, इनके अलावा इन्हें कोई और ये काम नहीं कर सकता। उसके बाद आ गया सामान्य, जिसमें किसान आई। किसान क्या करता था, वो तीनों लोगों को टैक्स चुकाता था, राजा, सामंत और चर्च। अभी जो टैक्स था, कौन कौन से इस टाइम टैक्स थे उसकी बात करते हैं। पहले था टेले, TILLE। पहले जो टैक्स था वो किसान की आर्थिक संपन्नता पे दिया, जो ज़्यादा संपन्न है उसे ज़्यादा देना था। फिर आता था विंग टाइम। विंग टाइम एक प्रकार का आय कर था, जो अपनी आय का 5% किसानों को देना पड़ता था। फिर एक आता है गैबल। गैबल 7 वर्ष से अधिक की आयु के प्रत्येक फ्रांसीसी को देना पड़ता था। फिर एक टैक्स है कॉर्वी। कॉर्वी एक प्रकार का निःशुल्क श्रमदान था, जो सड़क बनाने के लिए देना पड़ता था। अब आप करते हैं बुर्जुआ वर्ग। बुर्जुआ जो फ्रांस का जो क्रांति का करने वाला मेन वर्ग जो था वो बुर्जुआ वर्ग था। यह मध्यम वर्ग था, जो कि शिक्षित था लेकिन आर्थिक दृष्टि से कमजोर था। फ्रांस में एक कहावत प्रचलित थी, सामंत युद्ध करता है, चर्च प्रार्थना करता है, लेकिन बुर्जुआ वर्ग या सामान्य वर्ग टैक्स चुकाता है। एक और टैक्स था जिसका नाम था टिथ या टाइथ। यह धर्म के नाम पर टैक्स लिया जाता था, जिसमें अपनी उपज का किसान 1/10 पार्ट देते थे। और यह टैक्स सामंतों को दिया जाता था। लुई के सामने, लुई के काल के अंदर, लुई 16 के काल में जब रोटी का संकट आया तो किसान राजा के समक्ष रोटी की मांग करने गए, तो उसने लुई 16 ने उनकी बात सुनने के बजाय एक लेटर जारी कर दिया कि किसे भी पकड़कर जेल में डाल दो और कुछ भी करो, जिसका नाम था लेटर डी कैचर। इसके अंदर नाम के आगे का हिस्सा खाली रहता था और किसी व्यक्ति को कभी भी खाली कर दिया, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कभी भी कर दिया जाता। इस पर एक राजा की स्टैंप लगी होती थी। फिर आता है पार्लमा। पार्लमा क्या थी? फ्रांस की एक न्यायिक संस्था, उच्च न्यायिक संस्था थी, जो कि राजा पर नियंत्रण रखती थी। राजा के जो भी आदेश थे, राजा के आदेशों को पार्लमा द्वारा रजिस्टर किया जाता था। ऐसी कुल 13 संस्थाएं थी उस टाइम। और पेरिस की पार्लमा, जो पेरिस की पार्लमा थी वो सबसे इम्पोर्टेंट थी, पेरिस की पार्लमा। अब आता है एक वर्ड फाइया। फाइया क्या चीज़ थी? फाइया फ्रांस का एक बड़ा गिरजाघर था जहां बैठकर प्रार्थना की जाती थी। फिर आता है काहिए। काहिए एक प्रकार का स्मृति पत्र था जिसे लुई 16 ने अपने साथ लाने को कहा। तो इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति का फर्स्ट पार्ट, जो बैकग्राउंड रिलेटेड चीज़ें हमने पढ़ी, तो शुरुआत का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रशासनिक व्यवस्था। दैट्स ऑल।